नमस्कार, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण त्रिपाठी आज प्रस्तुत करने वाली हूँ उषा पाठ का सारांश और उसका काव्य सौंदर्य बताऊंगी। इसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने और यह आपके आरोह भाग 2 नामक पुस्तक में संकलित है। तो उषा कविता जो है, यह कविता गांव के गतिशीलता का चित्रण है। मतलब कि इस कविता में गतिशील ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है और शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में जो है नए नए बिंबों, नए उपमेयों, नए उपमानों का प्रयोग किया है, क्योंकि यह एक प्रयोगधर्मी कवि हैं और प्रयोगधर्मिता के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह जो है, यह हिंदी और उर्दू के दो आप हैं। मतलब कि दो नदियों का संगम स्थल है, यानी कि हिंदी भी एक नदी है, उर्दू भी एक नदी है और यह दोनों नदियों का संगम है, यानी कि हिंदी और उर्दू का बहुत बेहतरीन प्रयोग करना जानते हैं। तो इनकी जो कविता है, देखेंगे कि इसमें इन्होंने बहुत ही विलक्षण प्रयोग किया है। सहज सरल हिंदी है और कहीं कहीं उर्दू भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और कविता में अभिधा शक्ति है, क्योंकि बहुत ही सहजता से यह हमें समझ में आता है और प्रसाद गुण है। और चूंकि कविता का नाम ही है उषा, तो उषा मतलब सूर्योदय का काल। सूर्योदय के काल का कवि ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और इसमें कवि ने 5 बिंबों का प्रयोग किया है। तो चलिए, कविता बहुत छोटी है, इसकी मैं व्याख्या करती हूँ। कवि क्या कह रहे हैं? प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी प्रातः काल का जो नभ था, यानी कि जो आकाश था, बहुत ही ज्यादा नीले शंख के समान था। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त है, क्योंकि भोर का जो काल है उसकी तुलना बहुत ज्यादा नीले शंख से किया गया है। तो जहाँ पे तुलनात्मक बात की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब ये सोचने का विषय है कि कवि जो है प्रातः काल के समय का नीले रंग के शंख से क्यों तुलना किया है? तो शंख क्या किया जाता है? बजा करके लोगों को एकत्रित करके या लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। तो जब भोर होता है, भोर के समय में गांव के लोग सो करके उठ जाते हैं और सभी लोग अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रातः काल का जो नभ है, नभ की तुलना कवि ने एकदम नीले शंख के समान किया है, क्योंकि आकाश जो है नीले रंग का है और शंख ध्वनि करके कहीं न कहीं लोगों को जाग करके अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब जो दूसरा बिंब का उदाहरण है, कवि ने क्या कहा है? राख से भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ यानी भोर का आकाश देखने में कैसे लग रहा है? जैसे अभी अभी किसी ने राख से, जो गांव में जो किचन होते हैं कच्ची मिट्टी के होते हैं, तो कच्ची मिट्टी का जो चौका है उसको किसी ने काली काली राख से लीप दिया है, जो देखने में लग रहा है कि अभी अभी किसी ने लीपा है, गीला दिख रहा है। तो भोर का जो नभ है, जो आकाश आप देखते हैं कभी नीला या कभी काला दिखाई देता है, तो आकाश ऐसे ऐसे कुछ काले रंग का दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है किसी ने राख से जो किचन है उसको, कच्ची मिट्टी का किचन है उसको लीप दिया है और अभी अभी गीला गीला दिखाई दे रहा है। यानी प्रातः काल में आप सभी लोग जानते हैं, जब सो करके उठते हैं तो ओस से आकाश गीला दिखाई देता है, धरती गीली दिखाई देती है। इसीलिए कवि ने इस तरह का जो है लिख दिया है कि अभी गीला पड़ा है। इसको विशेष बल देने के लिए, प्रभाव देने के लिए कवि ने इस बात को कोष्टक में लिख दिया है, क्योंकि भोर का जो समय होता है बहुत ही गीला गीला होता है, क्योंकि ओस से पूरी धरती सनी होती है। फिर तीसरे बिंब का उदाहरण है, बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे भूल गई हो। तो काली सिल यानी सिलबट्टा तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे लग रहा है कि काली सिल किसी ने लाल केसर से धुल दिया हो, यानी आकाश काले रंग का है और सूर्य की लाल सुर्ख किरणें जब निकल रही हैं तो जैसे लग रहा है कि किसी ने काले रंग के सिल पर लाल रंग का केसर बिखेर दिया हो या लाल रंग के केसर को मल दिया हो। तो यह भी ग्रामीण जीवन के गतिशीलता का
चित्रण है, क्योंकि ग्रामीण जीवन में भी औरतें सुबह सुबह उठ करके किचन की सफाई करके सिलबट्टे पर मसाले की पिसाई करती हैं और लाल रंग की मिर्ची जब पीसती हैं तो पूरी की पूरी सिल जो है लाल हो जाती है। फिर ये जो चौथा उदाहरण है, कवि ने क्या दिया है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मंदी हो किसी ने। काले रंग की जो स्लेट होती है और स्लेट पर जैसे लग रहा है कि लाल रंग की चाक किसी ने मल दिया होगा, यानी आकाश काले रंग का है और सूर्य की लाल लाल जो किरणें बिखर गई हैं, तो देखने में लग रहा है कि काले रंग की स्लेट पर किसी ने लाल लाल चाक मल दिया हो। तो दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि भोर का शंख जैसे लग रहा है, भोर का जो सुबह है वो शंख ध्वनि करके लोगों को जगा रहा है। औरतें उठ करके अपना अपना जो है किचन की सफाई कर रही हैं, लिपाई पुताई कर रही हैं और बच्चे जो हैं अपनी स्लेट पर कुछ लिखने पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा भी हम इसको मान सकते हैं। फिर जो अगला उदाहरण है, कवि क्या कह रहा है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और सूर्य की जो किरणें हैं वह जब तालाब पर जब पड़ती हैं और पानी की लहरें जब इधर उधर हिलती हैं तो हिलने से ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई गोरे रंग की स्त्री, गौर वर्ण की कोई महिला जल में स्नान कर रही है और उसकी सुंदर काया का जो प्रतिबिंब है वह पानी में हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो गांव के लोग सुबह सुबह उठ करके, आप लोग जानते हैं कि तालाब में स्नान करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कवि, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो उषा काल जो होता है, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, जो भोर का समय होता है, उसे उषा कहते हैं। और जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्य पूरी तरह से खिल करके उग जाता है, उसकी किरणें एकदम धरती पर बरसने लगती हैं, तो सूर्योदय काल होता है। तो सूर्योदय काल में एकदम उजाला हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है और उषा का सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जैसे लगता है कि किसी जादूगर ने अपने इंद्रजाल को समेट लिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उषा कविता है वह गतिशील ग्रामीण जीवन का चित्रण है, ग्रामीण जीवन की झांकी है। जिस प्रकार से चित्रकार लोग रंगों के माध्यम से चित्र बनाते हैं, इसी प्रकार से कवि ने शब्दों के माध्यम से गतिशील ग्रामीण जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी के साथ हमारी यह कविता समाप्त हुई। नमस्कार।